Assalamualaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about Tyler model of curriculum development. इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपसे स्किल बैक का मॉडल, डायनामिक इंटरेक्शन मॉडल, हिल्दा ताबा मॉडल एंड व्हीलर मॉडल, इन तमाम की एक्सप्लेनेशन मैं अपनी पिछली वीडियोस में दे चुकी हूँ। तो आज का हमारा ये लास्ट मॉडल है जिसको हम लोग टायलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। सो आज हम इसको पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट जी। तो सबसे पहले हम लोग टाइलर के बारे में पढ़ लेते हैं कि टाइलर था कौन और इसने किस कंसेप्ट की बेस पे ये मॉडल जो है वो डेवलप किया था। देखिए, आप लोगों को मैं एक बात फिर क्लियर बता दूं कि वैसे तो एजुकेशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ये बहुत सारे काम करके गए होते हैं, लेकिन अपने ये किसी ना किसी एक काम की वजह से मशहूर हो जाते हैं। जैसे प्याजे है जिसको हम लोग कोग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा वो फेमस है और हम लोग उसको जानते हैं, जो उसने 4 स्टेजेस बनाई थी बच्चों से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप लोग इसकी जगह लेव वाइगोस्की को ले लेते हैं, लेव वाइगोस्की भी अपनी सोशियो कल्चरल थ्योरी की वजह से मशहूर है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट है। स्किनर है, उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया था। ठीक है, वो इसकी वजह से मशहूर हो गया। अगर हम लोग पावलोव को देखें, उसने क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम किया था, वो उसकी वजह से फेमस हो गया। लेकिन उन्होंने ये अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे काम करके गए हुए हैं, लेकिन इनकी कोई ना कोई एक थ्योरी जो है वो हिट हो गई, वो फेमस हो गई, जिसको हम अब तक अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में, अपने सब्जेक्ट्स में यूज़ करते हैं और बच्चों को अब अभी तक हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं। तो इनका मीन के मैंने कहने का मकसद ये है कि ये जितने भी सोशियोलॉजिस्ट, जितने भी साइकोलॉजिस्ट गुजरे हुए हैं, ये अपना किसी ना किसी एक काम की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो इसी तरह टाइलर भी फेमस हो गया था। इसने प्रिंसिपल जो थे करिकुलम के वो डेवलप किए थे। ठीक है, और इसके अलावा इसने करिकुलम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा दी थी। मीन के इसका मानना, इसका कहना ये चीज़ थी कि जो भी करिकुलम डेवलपर है, जो भी करिकुलम प्लानर है, वो बेसिकली अपने प्रोग्राम्स में इवैल्यूएशन को कांस्टेंट रखे। ठीक है ना, मीन के हम लोग, ऐसा होता है ना कि आमतौर पर जितने भी आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े होते हैं उसमें इवैल्यूएशन का स्टेप, मॉनिटरिंग का स्टेप वो एट द एंड होता है। लेकिन इसका कहना, इसका मानना ये था कि इवैल्यूएशन को साथ साथ रखा जाए। मीन के बच्चों की कांस्टेंट इवैल्यूएशन होती जाए, मीन बच्चों की कांस्टेंट रिवीजन होती जाए। ठीक है ना, और इसका मानना ये भी था कि जो करिकुलम है वो डायनामिक होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको पता है हर एक का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर एक का एक अपने सोचने की सलाहियत होती है। तो इसका सोचना, इसका मानना ये था बेसिकली, इसकी जो परसेप्शन थी, इसका जो मानना ये था वो था जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाना। ये हिल्दा ताबा मॉडल से बिल्कुल डिफरेंट था। एंड पे एट दी एंड हम लोग उनकी डिफ्रेंशिएशन भी देखेंगे, हिल्दा ताबा मॉडल की और टाइलर के मॉडल की। ठीक है ना, तब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके अब मॉडल में है क्या और टाइलर था कौन, इसने क्या क्या चीज़ें डेवलप की थी। सो लेट्स स्टार्ट। तो टाइलर बेस्ट नोन फॉर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और ये इसकी 8 साल की स्टडी पे बेस करता था। इसने 8 साल की स्टडी करके फिर इसने करिकुलम के प्रिंसिपल्स और करिकुलम की इंस्ट्रक्शन जो थी वो इसने डेवलप की थी। ठीक हो गया। इसने अपनी बुक में, जो कि बुक थी इसकी रोल्फ टाइलर लिटिल बुक के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, इसने अपनी बुक में क्या चीज़ कही थी कि करिकुलम को एक डायनामिक होना चाहिए और जो प्रोग्राम हम लोग करिकुलम के अंदर यूज़ करने लगे हैं वो प्रोग्राम अंडर कांस्टेंट इवैल्यूएशन हो और उसमें कांस्टेंट रिवीजन भी होती जाए। ठीक हो गया। तो वही बात आ गई कि करिकुलम हैड ऑलवेज बीन थॉट ऑफ एज अ स्टैटिक सेट प्रोग्राम एंड इन एन एरा ऑफ प्री ऑक्यूपाइड विद स्टूडेंट टेस्टिंग। इन एक तो प्रोग्राम, एक तो करिकुलम जो है वो स्टैटिक हो और उसमें प्रोग्राम जो हों वो बेसिकली सेट हों और एरिया ऐसा हो कि उसमें बच्चों की कांस्टेंट टेस्टिंग होती जाए, इवैल्यूएशन होती जाए और कांस्टेंट उनकी रिवीजन होती जाए। ठीक है, उसने ऑफर्ड किया था एक इनोवेटिव आइडिया कि टीचर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपना ज़्यादातर टाइम बच्चों को इवैल्यूएट करने में स्पेंड करे। मीन के जितनी इवैल्यूएशन अच्छी होगी उतना बच्चों का माइंडसेट जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक हो गया, बच्चों को असेस करने में और बच्चों को इवैल्यूएट करने में अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो स्पेंड करे। टाइलर का मानना, टाइलर का जो बिलीव था वो इस चीज़ पे था जी। तो इसके अलावा इसने और भी कुछ एक्सप्लेन किया था। इसने ये चीज़ भी कही थी कि जो करिकुलम प्लानिंग है बेसिकली कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, साइक्लिकल प्रोसेस है और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पे काम करने की
ज़रूरत है। मीन के एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन दैट्स नीड टू बी फाइन ट्यून्ड। ठीक हो गया। तो टायलर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्या चीज़ कही थी, मैं आपको बता देती हूँ। टायलर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन आर sound and effective tools for educators working to create a curriculum that integrates national objectives with their students need. टायलर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन भी दी थी एजुकेटर्स को, करिकुलम डेवलपर्स को, करिकुलम प्लानर्स को, कि वो इंटीग्रेट करें नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करें, इंटीग्रेट करें जो कि स्टूडेंट्स की नीड्स पर पूरा उतरते हों। ठीक हो गया। आगे अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा मेन टॉपिक था टायलर मॉडल। तो टायलर मॉडल है क्या? सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है हमारा करिकुलम डेवलपमेंट का, नॉन फॉर द स्पेशल अटेंशन इट गिव्स टू द प्लानिंग फेजेस। इसने ज़्यादातर जो अटेंशन थी वो प्लानिंग फेजेस की तरफ दी थी। ठीक है। ये बेसिकली डिडक्टिव है नेचर में, ये डिडक्टिव अप्रोच के नाम से भी जानता है, और ये हिल्दा ताबा से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। क्योंकि हिल्दा ताबा ने अपना मॉडल इंडक्टिव अप्रोच पे बनाया था, मीन स्पेसिफिक टू जर्नल वो लेकर गई थी, लेकिन जो ये मॉडल है डिडक्टिव, ये बेसिकली जर्नल टू स्पेसिफिक है। मीन पहले सोसाइटी की नीड्स को देखता है, देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव उसके नीड्स को देखता है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि ये डिडक्टिव नेचर है, डिडक्टिव अप्रोच है, मीन जर्नल टू स्पेसिफिक है। ओके जी। तो टायलर रेकमेंड्स दैट करिकुलम प्लानर्स आइडेंटिफाई जर्नल ऑब्जेक्टिव्स बाय गैदरिंग डाटा फ्रॉम 3 सोर्सेज, और उसमें 3 सोर्सेज कौन से हैं? एक तो लर्नर है, दूसरा कंटेम्प्रेरी लाइफ आउटसाइड द स्कूल है, और तीसरा सब्जेक्ट मैटर है। अब इसने ये बड़ी मजे की बात बताई हुई है, ये समझने वाली बात है, इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। उसने ये चीज़ बताई थी कि जो करिकुलम प्लानर्स होते हैं वो जो अपने उन्होंने जब ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना होता है वो 3 सोर्सेज के ज़रिए करते हैं। वो 3 सोर्सेज कौन से हैं? पहला तो लर्नर है, दूसरा कंटेम्प्रेरी लाइफ है जो कि आउटसाइड द स्कूल है। ठीक हो गया। तीसरा है सब्जेक्ट मैटर। कहते हैं कि जब ये सोर्सेज को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर अब उन ऑब्जेक्टिव्स को ये फिल्टर भी करते हैं। तो वो फिल्टर किन स्क्रीन के ज़रिए करते हैं? एक तो वो साइकोलॉजिकल स्क्रीन के ज़रिए करते हैं, दूसरा फिलोसॉफिकल स्क्रीन के ज़रिए करते हैं। समझ आ गई? आगे टायलर के मॉडल के 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट एजुकेशनल पर्पस शुड द स्कूल सीक टू अटेन। कहते हैं कि वो कौन सी एजुकेशनल पर्पस हैं जिसको स्कूल को तलाश करनी चाहिए उसको हासिल करने के लिए। ठीक हो गया। वट एजुकेशनल लर्निंग एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइडेड डैट आर लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेज, और हम लोग कौन सी ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं वो प्रोवाइड करें कि वो पर्पस जो हैं वो हम लोगों को हासिल हो जाए। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज, और हम लोग किस तरह से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को अफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकें। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर दीज पर्पस आर बीइंग अटेन्ड, और हम लोग कैसे तयन करें इस चीज़ का कि जो पर्पसेस हैं, जो मकसद हैं वो हमारे अटेन हो चुके हैं। ठीक है। ये बेसिकली 4 सवाल थे टायलर के मॉडल के। ओके जी। तो ये बेसिकली 4 स्टेप्स पे भी कंसिस्ट करता है। वो 4 कंसेप्ट इसके कौन से हैं? सबसे पहले डिटरमाइन द स्कूल पर्पस, ऑब्जेक्टिव आ गए, आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो कि रिलेट करते हैं हमारे पर्पस से, थर्ड वन है ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंसेस, और 4 है इवेल्युएट द पर्पस। आप लोग इसको एज अ क्वेश्चन भी देख सकते हैं, आप लोग इसको एज अ स्टेप्स भी देख सकते हैं। बात वही है जो मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन की है जी। तो हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जो कि था डिटरमाइन द स्कूल पर्पसेस, मीन डिटरमाइन द स्कूल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले स्कूल को ज़रूरत है कि वो डिटरमाइन कर ले ऑब्जेक्टिव्स को जो कि उसने पढ़ाने हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये भी चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट डू द स्टूडेंट नीड टू डू इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, मीन कि स्टूडेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है सक्सेसफुल होने के लिए। ये चीज़ भी हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव्स को अनदर वर्ड कह सकते हैं। कहते हैं कि हर सब्जेक्ट के एक नेचुरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको जो कि कह लो कि इंडिकेटर होते हैं मैस्ट्री का। ठीक है। और हर ऑब्जेक्टिव को ज़रूरत होती है कि वो स्कूल की फ़िलॉसफी के साथ उनको लेकर चला जाए, लेकिन उनको अक्सर ही नेगलेक्ट कर दिया जाता है, मीन नज़रअंदाज कर दिया जाता है जब भी करिकुलम डेवलपमेंट होती है। ठीक है ना। उन मतलब कि उन नेचुरल ऑब्जेक्टिव्स को ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है, ये चीज़ बताई जा रही है।
जी, तो सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पर्पस। सबसे पहले हम लोगों को डेवलप करने पड़ते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि बच्चों की हेल्प करते हैं अचीव करने के लिए स्टेप 1 को। मीन कि अगर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो वो एजुकेशनल एक्सपीरियंस ही हेल्प करते हैं कि हम लोग स्टेप 1 को अचीव कर सकें, मीन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा है उसको ज़रूरत है कि उसने एसेस को राइट करने के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है कि वो डिमॉन्स्ट्रेशन उसको मिलती है टीचर्स की तरफ से कि टीचर्स जो है बच्चों को ऐसे लिखना सिखाएं। ठीक हो गया, ये बेसिकली अब लर्निंग एक्सपीरियंस है। अब टीचर क्या कर टीचर क्या करता है कि बच्चों को ऐसे लिखना सिखाता है, और अब स्टूडेंट क्या करेगा कि जो टीचर ने बच्चों को ऐसे लिखना सिखाया है उसकी करेगा प्रैक्टिस। अब एक्सपीरियंस क्या हो गया, ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन और राइटिंग हो गई इनकंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव कि स्टूडेंट ऐसे लिखने के काबिल हो गया। मीन के स्टूडेंट ने ऐसे लिखने के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, टीचर ने अपना लर्निंग एक्सपीरियंस उसको क्या देना है कि उसे खुद से लिखना सिखाना है। टीचर उसका जो टीचर बच्चों को उसने सिखा दिया, स्टूडेंट ने उसको देखकर प्रैक्टिस किया। अब एट द एंड बच्चा उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के काबिल हो गया, मीन के ऐसे राइटिंग लिखने के काबिल हो गया। ठीक हो गया। आगे थर्ड है ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंस। अब उन एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो ऑर्गेनाइजिंग द एक्सपीरियंसेस शुड द टीचर डिमॉन्स्ट्रेट फर्स्ट और शुड द स्टूडेंट लर्न बाय राइटिंग इमीडिएटली। मतलब कि पहली बात तो टीचर ने डिमॉन्स्ट्रेट करे ना, उसके बाद उसी टाइम जैसे ही मतलब टीचर ने उसको सिखाया है कि भाई हाउ टू राइट एन ऐसे, तो फ़ौरन से इमीडिएटली ही बच्चा उसको फॉलो अप करे, मीन उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। Either way could work and preference is determined by the philosophy of the teacher and the needs of the student। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें टीचर ने फिलोसफी तो बच्चों को दे दी कि भाई हाउ टू राइट एन ऐसे, अब आप लोगों ने इस तरह से लिखना है, बच्चों को इस चीज़ की उसने ज़रूरत पूरी कर दी। द पॉइंट इज दैट द टीचर्स नीड टू डिटरमाइन अ लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट। मतलब कि इसमें टीचर ने लॉजिकल ऑर्डर जो था, मीन के लॉजिक बता दी बेसिकली कि ऐसे को इस तरह से राइट किया जाता है, बच्चों को उसने लॉजिक बता दी अपने एक्सपीरियंस के जरिए। स्टूडेंट्स को समझ आ गई, मीन बच्चों को पता लग गया कि ऐसे किस तरह से राइट करते हैं, तो अपने फ्यूचर में वो ऐसे को राइट कर सकेंगे। जी, तो फोर्थ स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं। तो फोर्थ स्टेप क्या है, इवेल्युएशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसमें अब टीचर का काम स्टार्ट हो गया कि अब टीचर ने असेस करना है स्टूडेंट को कि बच्चे जो हैं वो ऐसे लिखने के काबिल हो गए हैं या नहीं। तो कहता है कि इस चीज़ को असेस करने के, इस चीज़ को इवेल्युएट करने के बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अब टीचर क्या करे कि कुछ ऐसे बच्चों को उन बच्चों के सामने रख दे कि जिनको टीचर ने ना सिखाया हो कि हाउ टू राइट एन ऐसे, तो इससे टीचर जो है वो फ़ौरन से कह लो कि अचीव कर लेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन के उन बच्चों को क्या आया है। ठीक है ना, तो इससे पता लग जाएगा। ओके, कहता है कि इस मॉडल में काफ़ी वेरिएशंस भी थी, लेकिन कहता है कि अभी भी जिन करिकुलम डेवलपर्स ने, जिन प्लानर्स ने करिकुलम को अरेंज करना होता है, करिकुलम को स्टार्ट करना होता है, तो वो टाइलर मॉडल को ही कह लो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल मानती हैं करिकुलम को डेवलप करने के लिए। ठीक हो गया जी। तो अब हम लोग टाइलर मॉडल के एडवांटेजेस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट है इसका एडवांटेज कि क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स अ गुड प्लेस टू बिगिन। कहता है कि सबसे पहले जो है वो टाइलर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट कर देता है, तो ये एक बेस्ट कह लो कि स्टेप है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का। सेकंड है कि ये एक्टिव पार्टिसिपेशन जो लर्नर की होती है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। थर्ड है कि ये एक सिंपल और लीनियर अप्रोच है डिवेलप करने की ऑब्जेक्टिव्स को और डिवेलप करने की बिहेवियर को। जी, तो कुछ क्रिटिसिज्म भी थे टाइलर के मॉडल के कि इसमें सबसे पहले नैरोली इंटरप्रेट कर दिया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को, दूसरा ये डिफ़िकल्ट था, तीसरा ये टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन थी बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम की। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कंस्ट्रक्टेड रेंज ऑफ स्टूडेंट की स्किल्स भी इसमें देखी जाती थी, ना नॉलेज देखा जाता था, ना क्रिटिकल थिंकिंग देखी जाती थी, तो इस वजह से थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग था। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड वैल्यू एक्वायरिंग प्रोसेस कैन नॉट बी प्लेनली डिक्लेयर्ड इन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। तीसरा इसमें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देखी जाती थी, ना वैल्यू देखी जाती थी, क्योंकि हम लोग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसमें आती थी, ना वैल्यू एक्वायरिंग प्रोसेस आता था। तो इस चीज़ के मुकाबले में ज़रा थोड़ा सा ये प्रोसेस जो था, ये मॉडल जो था, इसमें थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी आया था।
तो अब हम लोग टाइलर मॉडल का और ताबा मॉडल का कंपैरिजन देख लेते हैं। तो टाइलर मॉडल जो था वो डिडक्टिव अप्रोच थी और ताबा मॉडल जो था वो इंडक्टिव अप्रोच थी। तो टाइलर मॉडल आर्ग्यू करता था फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर अप्रोच, लेकिन ये ताबा मॉडल जो था वो रिफ्लेक्ट करता था टीचर्स अप्रोच पर। इसका बिलीव ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मीन के टाइलर का जो बिलीव था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिज़ाइन करे करिकुलम को और टीचर उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ताबा का बिलीव ये था कि टीचर्स बेसिकली अवेयर होते हैं स्टूडेंट्स की नीड से, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग से, तो वही करिकुलम को भी डेवलप करें और वही इम्प्लीमेंट भी करें। तो टाइलर का जो बेसिकली मेन स्ट्रेस था वो एम्स पर था, इवैल्यूएशन पे था और कंट्रोल पर था। लेकिन ताबा ने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था ऑब्जेक्टिव से। इसका बिलीव ये था कि द डिमांड फॉर एजुकेशन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी शुड बी स्टडीज फर्स्ट, मीन के जो डिमांड है एजुकेशन की किसी भी सोसाइटी में उसको स्टडी पहले किया जाए। अगला जो टाइलर मॉडल था कि दिस अप्रोच में बी परफेक्ट पर हैप्स फ्रॉम मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन but inadequate for the development of responsible and creative individual able to meet the challenges of the constantly changing circumstances। basically ये वैसे तो ये ठीक था, परफेक्ट था, क्योंकि ये मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन भी थी, लेकिन ये इनएडिक्वेट था डेवलपमेंट के हिसाब से, क्योंकि इसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, इसने इंडिविजुअल्स की क्रिएटिवनेस नहीं दिखाई थी। लेकिन जो ताबा मॉडल था, अब इसने पे अटेंशन की थी टू द सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। इसने कंटेंट भी देखा था, उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी देखी थी, उसके एम्स भी देखे थे कि स्टूडेंट्स को कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, कैसे वो कंप्रीहेंशन तरीके से लर्न आउट कर सके। तो इसने अपने मॉडल में हर चीज़ बताई थी। तो ये था इसका कंपैरिजन। होप सो आपको आज का जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें ईच एंड एवरीथिंग टाइलर मॉडल की डिस्क्राइब की है और एट दी एंड मैंने कंपैरिजन भी बता दिया बना के। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।